नमस्कार, दिशाएं प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं इरादे अगर नेक और बुलंद हो और आंधी की वजह से चाहे जितने भी पेड़ टूटे हों, रास्ते फिर भी निकल ही आते हैं। आज दिशाएं में हम बात करेंगे रोल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया, और उस विषय के एक्सपर्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर मनप्रीत सिंह मन्ना। प्रोफेसर मन्ना वर्तमान में ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन में बतौर डायरेक्टर कार्यरत हैं और एक भारत सरकार की नई योजना स्वयं सेल के ऊपर बहुत रिगरसली काम कर रहे हैं। प्रोफेसर मन्ना, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रोफेसर मन्ना के बारे में एक खास बात बताना चाहूँगा कि ये एडमिनिस्ट्रेटर बाद में हैं और बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं, और इसके लिए उन्हें बेस्ट टीचर अवार्ड से नवाजा गया है और साथ ही बेस्ट सिटीजन अवार्ड भी से भी नवाजा गया है। सर, दिशाएं आपका स्वागत करने में बहुत बहुत अभिभूत है। धन्यवाद। और हम स्वागत कर रहे हैं बहुत सारे युवा साथियों का, जैसा हमने कहा मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया, जो कि आप ही लोगों से जुड़ी हुई है। भारत का नेतृत्व पूरे विश्व में अगर हम बात करें तो युवा जनसंख्या सबसे ज़्यादा भारत में है, उसका लाभ आप लोगों को ही मिलेगा और आप लोगों के जरिए भारत को भी मिलेगा। हम बात शुरू करते हैं सर मेक इन इंडिया की। जैसा पिछले वर्षों में मेक इन इंडिया की बड़ी बातचीत हुई है, मेक इन इंडिया है क्या? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की युवा पीढ़ी को जागृत करने के लिए, देश के इस पोटेंशियल को बाहर लेके आने के लिए ऐसी स्कीम को संजोया है जिसको नाम दिया है मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। ये दोनों की आपस में एक जुड़ी हुई कड़ी है। अगर आप पहले खड़े हो जाएंगे तो तभी आप देश को बना पाएंगे। तो उसको कैसे बनाना है हम देख सकते हैं तकनीकी क्षेत्र में। आज के युग में तकनीकी क्षेत्र, आप किसी भी निर्माण की बात करें, किसी भी उपकरण की बात करें, उसके पीछे कोई ना कोई तकनीक होती है। इसलिए तकनीकी क्षेत्र में आपने मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया में शुरुआत करके आगे बढ़ना है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की। आपने स्ट्रेस किया टेक्निकल एजुकेशन की, कि हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जो भी गतिविधि करते हैं उसमें टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स का इन्वॉल्वमेंट है। चाहे वो टूथब्रश हो, चाहे वॉच हो, मोबाइल फोन हो, कंप्यूटर हो, टेलीविजन हो। तो दोस्तों, ये बात बिल्कुल तय है कि आप में एक टेक्निकल एबिलिटी अब आपको विकसित करनी होगी। जैसा हम जापान की हम बात करें, उन्होंने सब लोग जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर में सब कुछ खो दिया, लेकिन फिर से टेक्नोलॉजिकली उन्होंने इंडिपेंडेंस हासिल करके पूरे विश्व को एक नया रास्ता दिया है। खासतौर से प्रोडक्टिविटी की क्षेत्र की हम बात करें तो उनके बनाए हुए फॉर्मूलेज पूरे विश्व में फॉलो किए जाते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर में खासतौर से। ये एक मिसाल है। अब हमें उसी रास्ते पर चलने की जरूरत है, और रास्ते पर आगे बढ़ते हुए हम बात करना चाहेंगे अपने युवा साथियों से कि अपना नाम संक्षिप्त में बताते हुए सवाल पूछें। गुड आफ्टरनून सर, मैं आकांक्षा दीक्षित। मेरा सवाल आपसे ये है कि कौन लोग स्टार्टअप इंडिया का पार्ट बन सकते हैं? जी हाँ, स्टार्टअप इंडिया का पार्ट हमारे देश का कोई भी नागरिक एवं कोई भी विद्यार्थी बन सकता है। उसके लिए आपको कोई स्पेशल किसी एक एजुकेशन या किसी एक डिग्री की आवश्यकता नहीं है। मैं एक छोटी सी उदाहरण देता हूं। आप सब जब बचपन में घर खेलते थे तो आपको एक खिलौना दिया जाता था खेलने के लिए। उस खिलौने के साथ खेलते खेलते आप कभी खिलौने को तोड़ देते थे, कभी उस खिलौने से एक कुछ नई चीज बना देते थे। तो आपके पेरेंट्स भी कहते थे, अरे कमाल है, इसने इसका कुछ और बना दिया। वो क्या था? आपके अंदर का एक इनोवेटिव माइंड। तो इस स्टार्टअप इंडिया के जरिए हम देश के हर उस विद्यार्थी के, उस युवा वर्ग के, उसके जो उसके अंदर चल रही गतिविधियां हैं, जो इनोवेटिव आइडियाज हैं, उनको बाहर लेके आना चाहते हैं, उनको एक दिशा देना चाहते हैं, ताकि वो आगे देश की उन्नति के लिए, तरक्की के लिए हम काम में ला सके। जी, अगला सवाल। हेलो सर, मेरा नाम अमन है। माय क्वेश्चन इज व्हाट आर द स्पेसिफिक एक्शन प्लान्स अंडर स्टार्टअप इंडिया? जी, देखिए, स्टार्टअप इंडिया के लिए जो अभी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्कीम बनाई है, उसके तहत अगर आप देखेंगे, उसमें हमें कोई भी एक छोटी इंडस्ट्री, चाहे वो किसी गांव में हो, किसी शहर में हो, और वो 5 साल से ज्यादा पुरानी ना हो, और उसका टर्नओवर भी 25 करोड़ के लगभग अगर रहता है, तो वो अपना आवेदन देते हैं स्टार्टअप इंडिया के तहत जुड़ने के लिए। उस आवेदन पे उसका जो निरीक्षण करती है हमारी एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज, वो उनको अप्रूवल देती है। उस अप्रूवल के तहत वो उस कैटेगरी में आ जाते हैं जिसको हम स्टार्टअप कैटेगरी कहते हैं, जिसमें उनको सब सब्सिडी के लाभ प्राप्त होंगे,
उनको वहां पे जितने भी उस लैंड में प्रोक्योरमेंट के हैं, इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट के लाभ हैं, वो सारे प्राप्त होते हैं। तो कोई भी अगर आप छोटे क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हैं, छोटा भी कोई उपकरण बना रहे हैं, कोई एक छोटा पुर्जा भी बना रहे हैं किसी गाड़ी का, किसी भी उसका, तो आप अपना आवेदन उसमें डाल के उसका एक मूल वो बन सकते हैं। और इसमें आप ध्यान से अगर देखेंगे तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती थी कि हमने किसी गवर्नमेंट एजेंसी में अप्लाई किया एप्लीकेशन, तो यहां पे सिंगल विंडो क्लियरेंस करके हमने, और वो भी आपको घर बैठ के, आपको वहां नहीं चल के जाना है, आपके हाथ में मोबाइल है, आपके पास लैपटॉप है, आप वहां से अपना आवेदन भेज सकते हैं। वो एप्लीकेशन जैसे ही आप भेजेंगे उसका वहां पे निरीक्षण होके आपको मोबाइल के ऊपर 90 दिन के अंदर अंदर उस एप्लीकेशन का रिजल्ट, आपकी कोई ऑब्जर्वेशंस हैं, जो प्रक्रिया में कुछ और भी आपके दस्तावेज चाहिए उनको देते हुए आप उसका लाभ उठा सकते हैं। और 80% हमारी जो है पेटेंट रजिस्ट्रेशन, पेटेंट हमारे हिंदुस्तान की आने वाली वो शक्ति बन रही है जिससे हम हिंदुस्तान को उस पैमाने पे लेके जाएंगे जो पैमाना हमारे प्रधानमंत्री जी ने सोचा हुआ है, जो पैमाना देश के हर एक नागरिक ने सोचा हुआ है। ये हमारे स्टार्टअप इंडिया का सबसे बड़ा जो है मूल कारण है। जी प्रोफेसर मन्ना, जैसे कि आप भारत का जो संवैधानिक निकाय है AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, वहां अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो AICTE का क्या इसमें रोल माने स्टार्टअप इंडिया के लिए या मेक इन इंडिया के लिए? बिल्कुल सही कहा आपने। देश की कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी होती है उसको देश की हर स्कीम्स के साथ कदम से कदम मिला के चलना होता है, सहयोगी बनना होता है। लेकिन अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद जो कि एक रेगुलेटर का कार्य तो करती ही है अपनी तकनीकी क्षेत्र में, उसके साथ साथ वो फैसिलिटेटर का काम कर रही है। फैसिलिटेशन का काम कैसे कर रही है? हमारे भारत के जितनी स्कीम्स आ रही हैं, जैसे कि मैं उदाहरण देता हूं, प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना और कम्युनिटी कॉलेज और नीम, ये सारी वो योजनाएं हैं जिनको हमने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के द्वारा, हमारे जितने संस्थान हैं हिंदुस्तान के, लगभग 10,000 संस्थान जो अभी AICTE के अंडर आते हैं, उनमें उनको लॉन्च करवाया है। अब इस स्कीम्स के बारे में आपको थोड़ा सा मैं ज्ञान देना चाहूंगा। प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना के तहत हर एक इंस्टीट्यूशन में, उस इंस्टीट्यूशन के उसी इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई भी विद्यार्थी जाके अपने जो उनके दिमाग में आने वाली इनोवेशंस है उस सपने को पूरा करते हुए देख सकता है, क्योंकि वहां पे उसको करने के लिए इक्विपमेंट वो मुहैया करवाया जाता है। उसके लिए जितनी भी धनराशि है वो भारत सरकार द्वारा, AICTE द्वारा उस इंस्टीट्यूशन को दी जाती है। द इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, द फैकल्टी सपोर्ट एंड द टेक्निक सपोर्ट। आपके मन में कोई विचार आया, आपने उसको उस विचार को मूर्त रूप देने के लिए, जो मूर्त रूप देने के लिए करना चाहा, जैसे कि नीम है। नीम क्या है? नेशनल एम्प्लॉयमेंट एनहेंस्ड मिशन। ये एक ऐसा मिशन है कि देश का विद्यार्थी इंजीनियर बन रहा है, लेकिन उसके मन में एक रहता है कि क्या मैं इंजीनियर बन के, क्या मैं कल खुद से अपना कोई कार्यक्रम शुरू कर सकता हूं, कोई छोटी सी इंडस्ट्री लगा सकता हूं। उसको उसके अंदर वो एंटरप्रेन्योरशिप वाली भावना लेके आने के लिए हमें जो है नीम जैसे प्रोग्राम को संचालित किया है, और उसके लिए पूरी की पूरी धनराशि भारत सरकार वो इंस्टीट्यूशंस को, जो अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको देता है। कम्युनिटी कॉलेजेस की बात करें तो देश के जितने पॉलिटेक्निक्स हैं जहां पे बच्चे डिप्लोमा कर रहे हैं, उनके पास एक कम्युनिटी कॉलेज करके अलग से एक पूरा एक कार्यक्रम चला दिया गया है, जिसमें वो अपने प्रोजेक्ट को सबमिट करके, जो भी उनके आया हुआ प्रोजेक्ट है, वो कोई प्रोटोटाइप भी हो सकता है, कोई छोटा मॉडल भी हो सकता है। क्या वो सपना सच हो सकता है? क्या वो मॉडल को रियल स्टेट में लेके आ सकते हैं, रियल वर्ल्ड में उसको लेके आ सकते हैं? वो अपने फैकल्टी के साथ उस पे वहां पे सिमुलेशन भी करता है, फिर उसको प्रोटोटाइप मॉडल भी बनाता है। तो उसके लिए उसको अपनी जेब से कुछ भी नहीं खर्च करना है। और जो पहले इतनी सारी ऊर्जा किसी प्रोडक्ट को डेवलप करने में, जो कि सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा ये पता नहीं चलता था, तो IT के जो इन्वॉल्वमेंट से सिमुलेशन की फैसिलिटीज मिलने लगी हैं, प्रोटोटाइप डेवलप करने की फैसिलिटीज मिलने लगी हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ ये कहना चाहेंगे कि भारत सरकार की इतनी सारी योजनाएं जब उपलब्ध हैं और आपके दरवाजे पर, यानी कि आपके अपने इंस्टीट्यूशंस में जब उपलब्ध हैं, अगर आप उसका लाभ नहीं ले रहे हैं तो गलती आप ही की है। मन्ना साहब, आप एज ए टीचर भी इस बात को एलोबरेट करना चाहें, स्टूडेंट्स को किस तरह से इनका लाभ लेना चाहिए? बिल्कुल सही बात है। देखिए, आज अगर मैं बात करूं, देश में 10,000 इंस्टीट्यूट तो हैं, उन सब में हमारे AICTE के नॉर्म्स के मुताबिक लैब्स भी हैं, वर्कशॉप्स भी हैं, लेकिन हमारा जो युवा वर्ग है वो उसका कितना लाभ उठा पा रहा है? ये वहीं से हमारा एक प्रश्न उठता है, क्या हम 9 से बज के 5 बजे तक की कार्यक्रम में जाते हैं?
कि हमारा कार्यक्रम बिना सीमा रहता है कि हम शाम को भी रात को भी लैब में बैठ के कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंटल वर्क कर रहे हैं जो आज आपका छोटी सी सोच कल बड़े आविष्कार को एक जन्म दे सकती है। क्योंकि देखिए, स्टार्टअप की अगर बात करें तो हिंदुस्तान इस टाइम तीसरे पायदान पे पहुंचा हुआ है। आज अगर हम देखें तो यूएस और यूके के बाद हिंदुस्तान का नाम आता है। और आपको एक और मैं ऐसी चीज बताने जा रहा हूं, 2014 में मोदी जी ने इस कार्यक्रम का जब शुरुआत की, एक साल के अंदर अकेले ही सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स की मैं बात करूं तो 1.25 लाख से ज्यादा प्रपोजल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आ गए। वो कहां से आए? वो आप लोगों से आए, हमारे विद्यार्थी से आए, क्योंकि इट्स अ यंग इंडिया। आज हमारे देश की सबसे जो बड़ी आबादी है वो 24 साल से कम वर्ग के लोगों की है। तो इसका मतलब, इसका सबसे बड़ा पोटेंशियल, कहना यह चाहूंगा कि हमारे पास तो एनर्जी का समुद्र है, उसको दिशा देनी है। दिशा देकर ही हम इस देश को आगे लेके जा सकते हैं। आपको दिए हुए उपकरण, आपको दी हुई लैब्स, आपको दी हुई लाइब्रेरीज, इसका आपको कैसे उपयोग करना है कि उसको किसी सीमा क्षेत्र के साथ नहीं बांधना है। आपके समय की सीमा क्षेत्र नहीं होनी चाहिए कि आज शनिवार है तो मेरा कॉलेज बंद है तो मुझे कॉलेज नहीं जाना है, आज इतवार है तो मुझे कॉलेज नहीं जाना है। क्योंकि जो आपके मन में उतने होने वाला ख्याल है वो आपसे कभी पूछ के नहीं आता। आप कई बार सोचते होंगे, रात को लेटे लेटे आपके ख्याल आता है कि ये लाइट इस दिशा से अगर इस दिशा में चलाई जाए तो रोशनी भी ज्यादा आ जाएगी और मेरी जो है बिजली भी कम खपत होगी। तो रोज आपके जीवन शैली में ऐसे बहुत सारे ख्याल उत्पन्न होते हैं। आपको उसी वक्त आपके पास पड़े हुए पेन और पेंसिल से उसको लिख लेना है कि आपके मन में क्या ख्याल उत्पन्न हुआ है। उसको अगले दिन अपनी वर्कशॉप में एक्सपेरिमेंटल के लिए लेके जाना है, क्योंकि आपके पास फैकल्टी है, आपके पास एक प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन का। उस इंस्टीट्यूशन में जब आप जाके उसको उस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तो आपको चैलेंजेस भी आएंगे, बैरियर्स भी आएंगे। आपके हुए ख्याल उत्पन्न को कल आप कहां तक लेके जा सकते हैं ये आज आप नहीं सोच पा रहे, लेकिन कल वो जब पेटेंट हो जाएगा उसका देश को कितना बड़ा योग मिलने वाला है और कितना आपकी आने वाले युवा लोगों को उसका कितना बड़ा योग मिलने वाला है, ये आज हम नहीं सोच पा रहे हैं। इसीलिए इस कार्यक्रम को एक भारतीय कार्यक्रम बना दिया गया कि आपके मन में आया हुआ ख्याल, उस ख्याल को सिर्फ वहीं पे मत छोड़ दें, सपना मत सोचें, उसको लिखित में लेके आए, उसको एक्सपेरिमेंटल करें, उसके एग्जीक्यूशन करना। इसीलिए हमने स्टार्टअप इंडिया के लिए सेल्स बना दिए हैं। जी, किसी ने ठीक ही कहा है, अगर नीयत साफ हो तो परिणाम जल्द ही मिलने लग जाते हैं। भारत सरकार ने जो नई योजनाएं लागू की उसमें नीयत साफ थी, एक ही मंशा थी, सुदृढ़ भारत, उन्नत भारत, और वो परिणाम जो जल्दी सामने आया है कि हम तीसरे पायदान पर हैं। अमेरिका जो ऑलरेडी इतना विकसित देश है, यूके ऑलरेडी विकसित देश है, और हम विकासशील देशों की श्रेणी में आते थे और हम तीसरे पायदान पर हैं स्टार्टअप इंडिया के बतौर। तो नेक्स्ट फ्यूचर इज फॉर स्टार्टअप इंडिया। मैं बताना चाहूंगा, अमेरिकी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा प्रतिशत स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का है। हम सोचते हैं कि हजारों करोड़ की कंपनीज जो होती हैं उनका बड़ा योगदान होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बूंद बूंद से सागर बनता है, यही बात सच है, और जो स्टार्टअप इंडिया के जरिए जल्दी हमारे सामने भी आएगी। फिलहाल अगला सवाल। गुड आफ्टरनून सर, आई एम ऐश्वर्या सक्सेना, और मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक स्टूडेंट खुद को किस तरह मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया के साथ एसोसिएट कर सकता है? जी हाँ, अगर वो भारत का विद्यार्थी है तो उसको एसोसिएट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी एसोसिएट हो गया। क्योंकि जब हमारी आप तकनीकी शिक्षा में आ जाते हैं, आपका एडमिशन हो जाता है किसी भी आईटीआई में, पॉलिटेक्निक में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो आप स्टार्टअप इंडिया के साथ, मेक इन इंडिया के साथ जुड़ गए हैं। क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम, जो टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम है, उसमें हमने मैंडेट किया हुआ है इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट इंटरेक्शन, यानी कि हर इंस्टीट्यूट के साथ कोई ना कोई इंडस्ट्री जुड़ी हुई है, और उसको हमने नाम दिया है एसकेपी, स्किल नॉलेज प्रोवाइडर। वो इंडस्ट्री क्या है? वो बच्चों का मेंटर है। यानी कि आप अगर अपना करिकुलम देखेंगे तो आपके करिकुलम में ट्रेनिंग का प्रावधान दिया हुआ है। वो ट्रेनिंग का प्रावधान क्यों दिया है? आपकी 4 साल की शिक्षा जो है, इंजीनियरिंग बीटेक जिसको आप कहते हैं, उस 4 साल में आपको 6 महीने किसी इंडस्ट्री में जाना है। तो वो इंडस्ट्री में क्यों जाना है? इंडस्ट्री में तो कार्यक्रम चल रहा है, वहां पे उपकरण बन रहे हैं, वहां पे जो आप अपना आइडिया, योर यंग माइंड, व्हाट यू आर गोइंग टू बी शेयर विद द इंडस्ट्रियलिस्ट, विद योर फैकल्टी, दैट इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ द स्टार्टअप इंडिया। कल आप उस इंडस्ट्री का हिस्सा तो बनेंगे, लेकिन कल आपके दिए हुए उस सुझाव से इंडस्ट्री में कितनी प्रगति आएगी, और एक इंडस्ट्री में प्रगति आना मीन्स एक देश में प्रगति आना। तो स्टार्टअप इंडिया का आप हिस्सा उसी दिन बन जाते हैं जिस दिन आपके मन में यह ख्याल उत्पन्न होता है कि मुझे कुछ करना है, मेरे
पास कुछ करने की चाह है तो तभी आपने उसमें एडमिशन लिया। तो ये मैं मानता हूं कि हमारा एक एक विद्यार्थी इस देश का जो भी शिक्षा प्रणाली में आ जाता है, या किसी कारणवश वो स्कूल या कॉलेज में नहीं है, लेकिन उसके मन में जो ख्याल उत्पन्न होते हैं देश में कुछ करने के लिए, वो किसी भी क्षेत्र में जा सकता है। वो क्षेत्र को मैं सिर्फ उपकरण के साथ नहीं बांध सकता, वो हमारा कृषि क्षेत्र भी हो सकता है, वो हमारा शिक्षा क्षेत्र भी हो सकता है, वो हमारा इंडस्ट्री क्षेत्र भी हो सकता है। बिल्कुल जी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम कुसमाकर पंत है और मेरा ये सवाल है आपसे कि हम स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया के जानकारी, अधिकतम जानकारी किन किन वेबसाइटों से प्राप्त कर सकते हैं? हाँ, बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि आज का युवा वर्ग जो है वो शायद ज्यादा चीजें किताबों में नहीं ढूंढना चाहता है, वो उसकी ज्यादा खोज होती है उसके लैपटॉप के थ्रू, उसके कंप्यूटर के थ्रू और वेबसाइट्स के थ्रू। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेडिकेटेड वेबसाइट बना दी है, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। ये जो दो वेबसाइट्स हैं makeinindia.com और startupindia.gov.in, इन वेबसाइट्स पे आपको सिर्फ यही नहीं प्राप्त होगा कि आप कैसे इसका हिस्सा बन सकते हैं, आपको इसके अंदर वो सक्सेस स्टोरीज भी पता चलेंगी कि आपके अड़ोस पड़ोस में और आपके सहपाठियों ने ऑलरेडी उसमें कितना अच्छा काम कर लिया है और उन्होंने अपने प्रोजेक्ट का आवेदन भी दे दिया है और वो कितना आगे बढ़ चले हैं। और इसके आगे बढ़ते हुए आपको क्या क्या प्रणालियों में क्या क्या सूचनाएं चाहिए, क्या क्या दस्तावेज चाहिए, क्या क्या शिक्षा चाहिए, वो सारा इन वेबसाइट पे पूरा आपको ज्ञात होता है। आप इन दोनों वेबसाइट से पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, हम यहाँ कहना चाहेंगे कि अगर आप रजिस्ट्रेशन भी कराना चाहते हैं अपनी गतिविधि का, अपने बिजनेस का, तो आप स्टार्टअप इंडिया पर लॉग इन करके आप वहीं से आप रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर सकते हैं। आपको किसी दफ्तर में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो जब सरकार आपके दरवाजे चल के आ गई है, जो कि पहले एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में कहा जाता था कि रेड टेपिज्म है और बहुत जगह चक्कर लगाने पड़ते हैं, 6-6 महीने लग जाते हैं रजिस्ट्रेशन होने में, अब सिंगल क्लिक पर आपको रजिस्ट्रेशन अवेलेबल है। तो अब आइडिया और एग्जीक्यूशन में दूरी बिल्कुल खत्म हो गई है। सर, मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि बहुत सारे ITI, डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज टेक्निकल एजुकेशन में अवेलेबल है। किस तरह से अपने आप को स्टडीज के दरमियान बच्चा अपने आप कनेक्ट करे? जी हाँ, अगर आप हमारा करिकुलम देखते हैं, जो भी हमारा करिकुलम ITI से, चलो मैं शुरू करता हूं। ITI में आपको 70% प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। आप सब ये मानते होंगे भली भांति कि 70% हमारा लैब वर्क रहता है, क्योंकि ITI का बच्चा जो है वो उस क्षेत्र से आ रहा है जो ज्यादा लंबी शिक्षा नहीं प्राप्त करना चाहता और अपने परिवार के लिए ब्रेड बटर बनना चाह रहा है। वो भले वो छोटा सा कुछ भी कार्य शुरू करना चाहे, अपने गांव में शुरू करना चाहे, अपने शहर में शुरू करना चाहे, तो ITI की प्रणाली में हमने तवज्जो दी है कि उसको किताब से इतना ना जोड़ते हुए उसको रियल हैंड, उसके हाथ में जो हुनर जिसको हम कहते हैं वो आना चाहिए। वो कोई भी हुनर हो सकता है, एनी स्किल। पॉलिटेक्निक्स में हमने इसका जो है थोड़ा सा आगे एजुकेशन को बढ़ाते हुए हमने 70-30% का रेशियो रखा है, थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल। एंड इंजीनियरिंग वी हैविंग 60-40%। तो क्रेडिट्स के बेस पे भी आप देखेंगे आपका लैब वर्क तो है ही है, साथ में हमने ट्रेनिंग शेड्यूल्स बना दिए, जिसको आप समर ट्रेनिंग के नाम से जानते हैं, विंटर ट्रेनिंग सेशंस के नाम से जानते हैं। और हमने अपनी देश की इंडस्ट्री को भी ये हमने संदेश दिया हुआ है कि ये जो आने वाला है हमारा अगली पीढ़ी है, इसको अपने साथ जोड़ना शुरू कीजिए। आप उनको अभी से बता दीजिए कि देश किस गति पे चल पड़ा है और इस गति से आपको चलने के लिए कंधे से कंधा मिलाना है। तो वो लैब वर्क जो वहां पे कर रहे हैं और जो इंडस्ट्री पे जाके आप उस मशीन पे काम करते हैं, उसमें भी बहुत अंतर है। तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो तभी बढ़ पाएगा जब आप इंडस्ट्री में जाके आप रियल टाइम वहां पे नॉलेज लेते हैं, रियल टाइम प्रैक्टिकल करते हैं, एक्सपेरिमेंटल जॉब करते हैं। हमारी जो स्टेम शिक्षा प्रणाली है वो बहुत सारे देशों से बहुत अच्छी मानी गई है। कारण क्या है कि हमारा जो कार्यक्रम है वो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड लर्निंग है और अब आउटकम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम के ऊपर हम जा रहे हैं। जो नया एजुकेशन पॉलिसी आ रहा है वो आउटकम बेस्ड, यानी कि आपने क्या ग्रहण किया, आपने क्या प्राप्त किया, अगर प्राप्त किया है तभी आप देश को कुछ दे पा रहे हैं। अक्सर लोग ये समझते हैं कि डिग्री हासिल करना ही अचीवमेंट है, जबकि आप उस नॉलेज को किसी काम में कन्वर्ट कर सकें, वो ही सबसे बड़ी शिक्षा है। वही सबसे बड़ी। सर, जानना चाहेंगे कि एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन में ग्रोथ किस तरह से हुई है, चूंकि AICTE का रोल बहुत वाइटल है उस चीज को प्रोपोगेट करने में, उसके बारे में विस्तार से जानकारी। सच में इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 10 सालों से जो हमारे हिंदुस्तान में तकनीकी संस्थान बढ़ के आए हैं, इसका मतलब ये कैसे बढ़ के आए हैं, इसका मतलब हमारे अवाम में रुचि आ गई। आज हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा, हमारा बच्चा
इंजीनियरिंग करें। इंजीनियरिंग शिक्षा उत्तम शिक्षा है, इसलिए अगर आप आंकड़ा भी देखेंगे स्क्रीन के ऊपर आपको पता चलेगा कि 2013-14 से लेके 2016-17 तक अकेले इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो हैं, जो अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, वो लगभग 3000 हैं और उसमें पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं उनका आंकड़ा 6 लाख से भी ऊपर जा रहा है। तो ये आंकड़ा कैसे आया है? अगर हम इससे 20 साल पहले की देखते हैं, 10 साल पहले की देखते हैं, तो शायद उंगलियों पे गिन सकते थे कि कितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। तो ये कॉलेज खाली तो नहीं है, इसका मतलब इसके अंदर विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और वो शिक्षा भी ले रहे हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में जब इतना हम आगे बढ़ गए हैं, तो अब जब आप वो शिक्षा ग्रहण करके बाहर आ रहे हैं, तो क्या आपकी शिक्षा का जो सही योगदान है वो देश को मिल पा रहा है कि नहीं? इसी को मुख्य रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम विदेशी चीजों को यूज करने के बजाय जो हमारे यूज में आने वाली चीजें हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, जैसे इन्होंने बताया कि सुबह हमारी शुरुआत टूथब्रश से होती है और शाम को हम गुड नाइट जला के सोते हैं, ये हर एक छोटी छोटी वस्तु घर में जो बन रही है वो क्यों नहीं हिंदुस्तान में बननी चाहिए? क्यों हर चीज के लिए हमें विदेशों के आउटलेट में जाने की जरूरत पड़ती है और वो चीजें लेनी पड़ती हैं? हम ब्रांड कॉशियस होते जा रहे हैं, लेकिन ब्रांड कॉशियस से साथ अगर हम क्वालिटी कॉशियस हो जाएं तो क्या हिंदुस्तान में वो क्वालिटी नहीं आ सकती? क्योंकि हिंदुस्तान का बच्चा जब विदेशों में जाके वो उपलब्धियां ग्रहण कर रहा है, अब आईटी सेक्टर की बात ले लीजिए, बिल्कुल, और ये भूला नहीं हुआ पूरे वर्ल्ड में 50% से ऊपर 50% से ऊपर हमारे भारतीय आईटी क्षेत्र में सबसे ऊपर है। आप सैटेलाइट लॉन्चिंग पे चले जाते हैं, आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में चले जाते हैं, आपको वहां पे हिंदुस्तानी बच्चा मिलता है। तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं? क्या यहाँ पे जगह की कमी है? क्या यहाँ पे हर तरह के रिसोर्स हिंदुस्तान में है? फर्क इतना है कि हमें सबसे पहले अपने अंदर एक हिंदुस्तानी को जगाना होगा। हिंदुस्तानी तो है, उसको जगाना होगा। सर, चूंकि एमबीए भी टेक्निकल एजुकेशन का हिस्सा ही है, उसके बारे में भी कुछ विस्तार से जानकारी दें। हाँ, एमबीए अगर आज से 10 साल पहले आप देखें तो बहुत कम कॉलेजेस में एमबीए होती थी और जो बच्चे पढ़ते थे सिर्फ वो जाके कभी किसी मैनेजरल पोस्ट पे जाते और इंडस्ट्री में एक आध मैनेजर होता था जिसको आप कहते थे प्रोडक्शन मैनेजर या पर्सनल मैनेजर। आज आप देखेंगे कि एमबीए के क्षेत्र में इतनी ज्यादा बदलाव आ गया है। अगर आप गिनना शुरू करेंगे 16-17 नोमेनक्लेचर्स एमबीए के शुरू हो गए हैं, जिसमें आपको एमबीए रियल एस्टेट से लेके एमबीए प्रोडक्शन से लेके एमबीए मटेरियल से लेके हर क्षेत्र में एमबीए, क्योंकि मैनेजमेंट ही वो कार्यक्रम है जिससे आपको अपनी इंडस्ट्री को मैनेज करना आता है। और मैं इंडस्ट्री क्यों कहूंगा, इंस्टीट्यूट को भी मैनेज करना है, घर को भी मैनेज करना है, हर चीज की सेल्फ मैनेजमेंट सबसे बड़ी चीज बताई आपने। तो आप देखेंगे आंकड़े, अगर स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे तो 2016-17 में हम आंकड़ों में बढ़ते हुए देखिए, पिछले 4 साल में ही हमने कितनी प्रगति कर ली। यानी कि अब बच्चों को, हमारे युवा वर्ग को ये समझ आ गई है कि ये वो क्षेत्र है, ये वो शिक्षा है जिसको हम ग्रहण करने के बाद बाहर ही नहीं हिंदुस्तान में भी हम एक अच्छा नया अपना एक जो है योगदान दे सकते हैं, जो इंडस्ट्री के माध्यम से दे सकते हैं, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, चाहे वो एविएशन मैनेजमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। अब हर वर्ग में हमारा क्षेत्र इतने आगे हम बढ़ते जा रहे हैं, वो हमारी रुचि पर निर्भर करता है। मैनेजमेंट एजुकेशन जो है वो पूर्णता देती है, कैसे करना है ये हमें इंजीनियरिंग सिखाती है, क्यों करना है वो हमें मैनेजमेंट के शिक्षा के जरिए मिलता है। तो जो लोग भी टेक्निकल एजुकेशन का हिस्सा हैं उनसे अनुरोध है कि मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स के बारे में भी जानकारी लें, क्योंकि अब सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही इंपॉर्टेंट नहीं है, लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग, इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग, ये बातें भी उसके साथ इंटीग्रेटेड काम है। तो जो लोग भी टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं वो मैनेजमेंट का पुट जरूर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व जरूर करें। अगला सवाल। गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज अंजलि सर, आई वांट टू नो अबाउट द स्पेशल स्कीम फॉर वुमेन। जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपका। और आपको पता है कि भारत सरकार ने जब भी कोई स्कीम लॉन्च की है उसमें दलित वर्ग और हमारी जो फीमेल वर्ग है उसके लिए अलग से हमेशा प्रावधान रहता है, और इसमें भी प्रावधान है 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक की राशि के लिए। इसमें स्टार्टअप में कोई भी दलित वर्ग से कोई विद्यार्थी या हमारी जो युवा पीढ़ी में से जो भी एक बच्ची या लड़की इसमें स्टार्टअप करना चाहती है, उसको ये धनराशि का लोन प्रावधान रखा गया है। पहले 3 साल तक उस पर कोई भी टैक्स का कोई भी रोक नहीं रहेगी, और इसके बेस पर वो आगे बढ़ के, और जरूरी नहीं कि उन्हीं को उसका लीडर रहना है, अगर वो उसका पार्ट भी है इंडस्ट्री का, एज ए सेकंड मैन और एज ए थर्ड मैन, तो भी
वो इसका लाभ उठा सकते हैं। ये प्रावधान हमारे हिंदुस्तान के स्टार्टअप इंडिया स्कीम में रखा हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया है, आप उस साइट पे जाकर इसका पूरा और भी ब्यौरा उतार सकते हैं और उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए वेटेज अलग से रखी गई है। जी, जैसा कि हमने स्टैंड अप नाम से ही लगता है कि जो लोग लेस प्रिविलेज्ड हैं, जिन लोगों को मौके नहीं मिले, उसमें हम विमेन सेक्शन और वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी उन दोनों लोगों को रखते हैं। खासतौर से जो कमी रह जाती है वो प्रचार और प्रसार नहीं हो पाता इन योजनाओं का, तो इस वजह से उसके लाभ से वंचित रह जाते हैं। तो यहाँ देखिए, सारे लोग हाथ आपको ऊपर उठाने के लिए अग्रसर हैं। अगर आप अपनी मदद जब तक खुद नहीं करेंगे तो खाना भी कोई दूसरा व्यक्ति आपके मुंह में नहीं देगा। अपने हाथ के हुनर और अपने हाथ के काम पर फोकस करें। बहुत अच्छी बात कही पुनीत जी, आपने बिल्कुल सत्य कहा। आप यकीन करेंगे, जब हमारी ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का हमने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया, 10,000 इंस्टीट्यूट हमारे अप्रूव्ड हैं, लेकिन जब आवेदन मांगेंगे वो 1500 से ज्यादा आवेदन नहीं आ पाए। इनफैक्ट हमें लास्ट डेट का भी एक्सटेंशन करना पड़ा, क्योंकि हम अखबारें रोज पढ़ते हैं, टीवी भी रोज देखते हैं, लेकिन हमारी रुचि शायद वो ब्रेकिंग न्यूज में चली जाती है जो हम दिन में 3 बार भी देख लेते हैं, 4 बार भी देख लेते हैं। क्यों ना हम थोड़ा समय अपने जीवन शैली में निकाल लें कि जैसे कि AICTindia.org, UGC.org, MHRD.gov.in, swayam.gov.in, ऐसी तमाम ऐसी साइट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जहां पर जाने पर एक विद्यार्थी को पता चलता है कि मेरे अधिकार क्या हैं और मैं क्या क्या कर सकता हूं और मुझे क्या क्या इसमें प्राप्त हो सकता है, जिसके लिए आपको कोई धनराशि नहीं खर्च करनी है, आपको सिर्फ आपका समय देना है। अगर हम अपनी जीवन शैली में इसका एक अंग बना लें कि रोज हम 10 मिनट 15 मिनट कुछ ऐसी जो गवर्नमेंट की साइट्स हैं जो आप लोगों के लिए बनाई गई हैं, आपकी सुविधा के लिए बनाई गई हैं, उनकी ब्राउजिंग करें और उन पर जाकर देखें कि क्या क्या नई स्कीम्स आ गई हैं, हमारे देश में नई नई क्या क्या स्कीम्स लॉन्च हो गई हैं, क्या उसका मैं हिस्सा बन सकता हूं, क्या मेरा भी इस इंडिया मेकिंग में कुछ मेरा भी कुछ योगदान हो सकता है, क्या मैं भी स्टार्टअप हो सकता हूं, क्या मैं भी स्टैंड अप हो सकता हूं। आपका खड़ा होना, आपका एक एक का खड़ा होना देश के लिए कितना कीमती है ये आप समझ सकते हैं। क्योंकि जब तक देश का हर एक वर्ग, युवा वर्ग खास करके, जब तक वो खड़ा नहीं होगा अपने एक मन से, तब तक हम देश को खड़ा नहीं कर सकते हैं। तो आप तक हम पहुंचने के लिए हमने हर तरह की वेबसाइट्स बनाई हैं, हर तरह की स्कीम्स बनाई हैं, लेकिन लाभ आपको उठाना है। कैसे उठाना ये आप पर निर्भर करता है। जी दोस्तों, अपनी मदद सिर्फ और सिर्फ खुद ही कर सकते हैं। हम अक्सर ये कोशिश करते हैं कि अपनी किसी गलती या जीवन में कुछ नहीं कर पाने के लिए दोष दूसरों को दे देते हैं कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे गाइड नहीं किया। तो अब वो बात बिल्कुल सामने आ गई कि वो तो बात खत्म ही हो गई है। जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एरा में सारी सूचनाएं उपलब्ध हैं, हर वक्त उपलब्ध हैं। अखबार के साथ ये समस्या होती है कि अखबार पुराना हो जाता है तो आपकी आंखों से हट जाता है। इंटरनेट पर सारी चीजें परमानेंटली अवेलेबल हैं, हर वक्त अवेलेबल है, थंब इंप्रेशन पर अवेलेबल है। और मोबाइल पर जब हम टाइम पास करने के लिए इतनी चीजें ढूंढते रहते हैं, जो चीजें हमारे अपने जीवन को अच्छा बनाने में योगदान दे सकती हैं, तो क्यों ना उनकी तरफ हाथ बढ़ाया जाए। फिलहाल हाथ बढ़ाते हैं अगले विद्यार्थी की तरफ। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम अंकित है और मेरा ये सवाल था कि रूरल इंडिया का एक स्टूडेंट कैसे इसका एडवांटेज ले सकता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये तो आप भी सब मानते हैं और देश का हर एक नागरिक मानता है कि जब तक हमारा जो रूरल वर्ग है देश का, जब तक हम उसको साथ नहीं लेके चलेंगे, हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। इसलिए अगर आप ध्यान से देखें इस साइट पे जाके भी, रूरल स्टूडेंट्स के लिए जितने भी पॉलिटेक्निक्स इंडिया में अभी खुले हुए हैं, उन सब में अंदर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का प्रावधान बना दिया। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए क्या है कि हमारे 170 के लगभग स्किल नॉलेज के लिए हमारे करिकुलम डिजाइन हो चुके हैं। वो ITIs उसके अंदर खुल के कोई भी बच्चा जो कि किसी गांव से आ रहा है, जो भी किसी पिछड़ी उससे आ रहा है, वो जाके वहां पे अपना एडमिशन ले सकता है और उसके लिए उसको कोई फीस नहीं देनी है। वो वहां पे जाकर 3 महीने का, 6 महीने का, साल का एक स्किल डेवलपमेंट का कोर्स करता है। उसके लिए जो करिकुलम है उसको कहते हैं NSQF, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। ये AICTE की वो स्कीम है जो पिछले 3 साल से चल रही है और इतना अच्छा हमें इसका प्रभाव भी मिला है, लोगों से इतने अच्छे व्यूज भी मिले हैं कि हमारे जो रूरल वर्ग के बच्चे हैं जो कि ज्यादा लंबी शिक्षा में नहीं जा सकते। देखिए, क्योंकि हमारे पास हर तरह का वर्क है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की बात करें तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि बच्चा 10वीं के बाद 6 साल की पढ़ाई करे और BTech मुकम्मल करने के बाद वो अपनी
कोई सेवाएं उत्पन्न कर सके। तो वो जो 1 साल का कार्यक्रम है, वो 1 साल का कार्यक्रम अपने आप में इतना कंप्लीट है कि वो बच्चा अपनी छोटी सी वर्कशॉप, छोटी सी दुकान, जैसे कि स्कूटर मैकेनिक की दुकान, जैसे कि एसी रिपेयर, और आज के युग में सबसे बताएं हिंदुस्तान में क्या है, सब घर में मोबाइल्स हैं, एक नहीं तमाम मोबाइल्स हैं, तो मोबाइल रिपेयर करने के लिए भी तो हमें शॉप्स चाहिए, तो वो रिपेयरिंग का प्रोग्राम भी वहां पे रखा गया है। सिलाई कढ़ाई के लिए रखा गया लड़कियों के लिए अलग से, क्योंकि हमारी एम्ब्रॉयडरी, हमारा जो यहाँ आपके ड्रेस मटेरियल है, देखिए क्योंकि हम अलग अलग प्रदेशों से, अलग अलग प्रांतों से हैं, और हमारा कितना कल्चर है, और हमारे ड्रेस मटेरियल की बाहर कितनी डिमांड है विदेशों में, और आपके हाथ में आजकल इतनी अच्छी अच्छी वेबसाइट्स हैं, आप अपनी घर में बनाई हुई चीज को भी घर बैठ के बेच सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से, ऐसी साइट्स के माध्यम से, उसमें रजिस्टर करके, लॉगिन करके। तो यही स्टार्टअप है। अगर आपने स्टार्टअप इंडिया का पहला प्रोग्राम देखा होगा तो मोदी जी के पास से वो 2 बच्चों ने जो केरला से आके इनाम ग्रहण किया था, वो बच्चे 7वीं और 10वीं कक्षा के थे, उन्होंने घर बैठ के इंटरनेट से ही मदद लेके मोबाइल ऐप बना दी। अब मोबाइल ऐप बनाने के लिए आपको किसी इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत नहीं है, तो यानी कि आप घर बैठ के इन्हीं सुविधाओं के क्षेत्र में मोबाइल ऐप बना भी ली और उसको रजिस्टर भी करा दिया। तो आपको पता चल सकता है कि अगर 10वीं कक्षा का विद्यार्थी हमारी साइट पे जाके अपने आप को रजिस्टर करवा सकता है स्टार्टअप इंडिया में, और आके दिल्ली में मोदी जी से उसके लिए इनाम भी ले सकता है, तो कितना सरल होगा ये प्रणाली, ये आप भली भांति समझ सकते हैं। रूरल एरिया के लिए तो बहुत ज्यादा इसमें हमने एवेन्यूज ओपन किए हुए हैं थ्रू ITIs, थ्रू पॉलिटेक्निक्स एंड ऑल। जी दोस्तों, जब शिक्षा आपके द्वार आ चुकी है तो उसका पूरा लाभ लेना ही चाहिए। मैं एक व्यक्तिगत छोटी सी कहानी आपको बताना चाहूंगा कि इतने सारे लोग जॉब्स के लिए अवेलेबल हैं, और कुछ खास किस्म के जॉब हैं जहां लोग अवेलेबल नहीं हैं। अगर आप किसी एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप कम से कम 200 रुपए की फीस देते हैं, और अगर डॉक्टर आपके घर आता है तो तकरीबन 800 से 1000 रुपए आपसे फीस ले लेता है। उसने इतनी लंबी 10 वर्ष की यात्रा की है, पढ़ाई की, तब जाकर के वो ये फीस हासिल करता है। कुछ दिनों पहले मुझे एक प्लम्बर की आवश्यकता हुई, मैंने 300 रुपए दिए, मात्र 15 मिनट में वो काम करके चले गया, और उसने अपने आने का दिन तय किया कि आपने फोन किया है, मैं आज आ नहीं पाऊंगा, मैं ऑलरेडी, मेरे पास बहुत सारे असाइनमेंट्स हैं, मैं 4 दिन बाद आ पाऊंगा, इतने बजे आऊंगा। तो मैं हाफ डे छुट्टी लेकर के घर पर ही रहा कि वो काम के लिए आएगा। तो आप सोचिए कि छोटी चीज की वैल्यू कितनी है। आप काम को छोटा मत मानिए, उसके साथ वैल्यू एडिशन कितना बड़ा जुड़ा हुआ। आपके घर पर अगर कोई कचरा उठाने वाला व्यक्ति नहीं आए तो आप सोचिए पूरे घर के आसपास बदबू फैल जाएगी, आप रह नहीं सकते हैं। तो आप जो छोटे छोटे काम हैं उन पर फोकस करना शुरू कीजिए। जितनी भी अभी नई जो वेब पोर्टल बेस्ड बिजनेस शुरू हुए हैं, आप देख सकते हैं वो छोटी छोटी प्रक्रियाएं थी कि आप बाजार नहीं जा सकते हैं, चीजें आपके घर पर आ जाएं। शॉपिंग की मेथड्स उन्होंने चेंज किए, सब्जी खरीदने का वक्त नहीं है, ट्रैफिक ज्यादा है, पार्किंग की समस्या है, तो जो प्रॉब्लम एरियाज हैं उनको पकड़ा उन्होंने। बहुत जिन लोगों ने भी ये नए स्टार्टअप शुरू किए वो बहुत ज्यादा क्वालिफाइड लोग नहीं हैं, बड़े बड़े देशों से या विदेशों से पढ़ करके नहीं आए। उन्होंने अपनी निगाह इस पर रखी कि प्रॉब्लम एरिया क्या है, प्रॉब्लम को पकड़ो, उसका सरलतम उपाय निकालो, और उसके लिए इतनी सारी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो योजनाएं शुरू की हैं उनमें सबसे खास बात है ईज ऑफ बिजनेस जो है। अगर हम ईज ऑफ बिजनेस की हम बात करें, जो किसी भी देश में एक सफलता का पैमाना माना जाता है, भारत बहुत तेजी से उसमें ऊपर आ रहा है। इसीलिए विदेशों से लोग यहाँ बिजनेस करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि ईज ऑफ बिजनेस है। स्टार्टअप इंडिया का भी लाभ अगर आप लेना चाहते हैं तो उस ईज ऑफ बिजनेस की जो फिलॉसफी है कि आप इंटरनेट पर अपना रजिस्ट्रेशन करें, 3 साल तक आप टैक्स फ्री जोन का लाभ लें, आपको पूरी सारी भारत सरकार के अनेक विभाग हैं, और आपको हर काम के लिए दिल्ली जाना या आपकी राजधानी में आने की आवश्यकता नहीं है। ऑफिसर्स और डिपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं इंटीग्रेटेड फॉर्म में। जैसा आपने बताया कि ITI तक उस स्कीम का लाभ है। ये कुशल नेतृत्व, कुशल नीतियों का ही कमाल है कि फिजा बदलने लगी। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सत्य कहा। क्योंकि देखिए आज अगर हमारे पास 6 लाख बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं तो क्या 6 लाख हमारे पास व्हाइट कॉलर जॉब्स हैं? हमें सत्य ग्रहण कर लेना चाहिए। आपकी शुरुआत क्या होती है कि आपका एक मानसिक विचार बन जाता है कि मैंने इंजीनियरिंग कर ली है तो मुझे एक AC रूम में जाके बैठना है, मेरे पास पहले दिन से गाड़ी होनी चाहिए और मुझे दरवाजा खोलने के लिए आगे कोई खड़ा होना चाहिए। ये हमारी सोच को हमें बदल लेना है। शुरुआत कहां से होगी? शुरुआत आपके घर से होगी। बिल्कुल सत्य कहा पुनीत जी ने कि अगर हम दूध तो पैकेट में मंगवा रहे हैं और धीरे धीरे हम चीजें भी घर में ऐसे मंगवा रहे हैं, उनको देने आने वाला शायद आपसे कहीं ज्यादा कमाना शुरू कर गया।
क्योंकि उसने इस चीज को पकड़ लिया, उसने हमारी नब्ज को पकड़ लिया कि लोग क्या चाह रहे हैं सर्विसेज। आज एक कारपेंटर, आज एक प्लम्बर शायद आईटी सेक्टर से भी ज्यादा अर्निंग कर रहा है, क्योंकि हमने उनका आंकड़ा उठा के नहीं देखा है। क्योंकि एक नल को ठीक करके वो 500 रुपया 15 मिनट में ले रहा है, जो कि एक इंजीनियर जो स्टार्ट करता है अपनी सैलरी, आप सबको पता है कि इस टाइम जब स्टार्टअप पे जाते हैं किसी इंडस्ट्री में तो आपको एज ए ट्रेनिंग रखा जाता है। तो एज ए ट्रेनिंग अगर ऑन एन एवरेज देखें तो आज की डेट में 25,000 से लेकर 35,000 तक आपको स्टाइपेंड रहता है, बाद में आपका स्केल फिक्स होता है। तो वो आंकड़ा देख लीजिए और वो आंकड़ा देख लीजिए, और वो खुद का है, अपनी मर्जी का मालिक है, उसको पता है कि घर बैठे कमा रहा है, और उसकी उसमें इतनी बड़ी वो है, उसका एक अच्छा एचआर है, और उसको सुकून मिल रहा है कि मैं, अगर उसको लगता है कि 2 दिन घर में फंक्शन में छुट्टी हो, और आपको देखते हैं ना आजकल आपको कॉर्पोरेट में छुट्टी लेना तो आप महीना पहले दिमाग पे बोझ डाल देते हैं कि मेरी छुट्टी के लिए आवेदन देना है, मेरी छुट्टी मंजूर होगी कि नहीं होगी, भले आपकी खुद की शादी क्यों ना हो। तो ये सत्य है, अगर हम जॉब सीकर्स की बजाय जॉब गिवर्स बन जाएं, यही सपना मोदी जी ने देखा है, यही सपना हर एक भारतीय का होना चाहिए, वो तभी हो सकते हैं। आपका शुरुआत बेशक एक छोटे काम से होगी। आप सोचेंगे कि यार मैं एक छोटा सा एक नट बोल्ट क्यों बना रहा हूं। आपका एक छोटा नट बोल्ट ही पूरी गाड़ी में जब तक नहीं लगता गाड़ी नहीं चल सकती है। गाड़ी बहुत बड़ी है, उसको बहुत बड़ा लोड भी खींचना है, लेकिन आपका नट बोल्ट उसकी सबसे बड़ी एक कमजोरी रह जाएगी। तो आपका नट बोल्ट क्या होना चाहिए? 0 डिफेक्ट होना चाहिए और 0 इफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण को हमें साथ लेके चलना है। आपका कुछ भी कार्य हो उससे हमारी एनवायरनमेंट को बिल्कुल भी टच नहीं होना चाहिए। जी, कहा जाता है कि गुरु का रोल सोसाइटी के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, माता पिता से भी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि माता पिता सिर्फ आपको जन्म देते हैं, गुरु आपको जीवन देता है। तो जो जीवनदायी शिक्षण संस्थान है उनकी भूमिका क्या होनी चाहिए और गुरु की भूमिका क्या होनी चाहिए? बिल्कुल सही कहा। हमारे हिंदुस्तान में जब शुरुआत की तो सिर्फ 6 IIT से शुरुआत की थी। आज वो बढ़ते बढ़ते IITs, आपको सबको पता है कि ये लक्ष्य है हमारे सरकार का कि हर स्टेट में कम से कम एक IIT होना चाहिए, जहां एक IIM होना चाहिए। NITs तो ऑलरेडी सभी स्टेट्स में है। तो जब ये मेक इन इंडिया स्टार्टअप इंडिया की स्कीम को ड्राफ्ट किया जा रहा था, तभी ये सोच लिया गया था कि इंस्टीट्यूशन को साथ कैसे जोड़ना है। तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे पास जितने भी NITs हैं, मोस्ट ऑफ द NITs, मोस्ट ऑफ द IIITs एंड IITs, दे आर ऑलरेडी हैज बीन मेड अप एज अ इनोवेशन सेंटर्स। यानी कि कोई भी विद्यार्थी उस क्षेत्र से जो भी कुछ अपना कोई प्रोजेक्ट बनाया हुआ, आपकी सोच, आपके मन में उत्पन्न हुआ ख्याल को सबमिट करना चाहता है और उसको फाइनल रूपरेखा देना चाहता है, वो वहां पर जाकर जो इनोवेशन सेंटर्स है वो अपना प्रपोजल सबमिट करवा सकता है। यहीं तक बात नहीं खत्म हो जाती। अब IITs ने अपना रोल भी अदा किया। IIT मद्रास से शुरुआत करके आज हम 7 IITs को हमने रिसर्च पार्क बना दिया है। वो रिसर्च पार्क क्या है? वहां पर जाकर आप 24/7, उसके लिए कोई समय अवधि नहीं है, कोई सीमा अवधि नहीं है। आप जाकर वहां पर आपको प्रॉपर कंप्यूटर है, प्रिंटर है, इंटरनेट फैसिलिटीज हैं और फैकल्टी है। आप वहां जाकर अपनी जो आपके मन में आए हुए ख्याल, क्योंकि आपके, मैंने पहले भी बताया, आपके मन के एक छोटा सा ख्याल कल एक बहुत बड़ा पेटेंट और देश के लिए एक नई मिसाइल, नया सैटेलाइट, नया उपकरण, जिसको हम कहते हैं सोशियो इकोनॉमी, और सबसे बड़ी बात एनर्जी सेविंग। क्योंकि हम ऊर्जा के क्षेत्र में जितना आगे बढ़ते जा रहे हैं, सोलर एनर्जी में हम जितना आगे बढ़ गए हैं, विंड एनर्जी में जितना आगे बढ़ गए हैं, और कितना आगे बढ़ना है आप अभी सोचिए कि हमने सिर्फ 2% हमने टैप की एनर्जी, यानी कि 98% हमारी रिन्यूएबल एनर्जी अनटैप्ड जा रही है, जिसको हम पकड़ नहीं पा रहे हैं, जिसका हम लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो आपके मन में आए हुए ख्यालों को आप एक प्रोटोटाइप मॉडल का रूप दीजिए, एक प्रोजेक्ट प्रपोजल का रूप दीजिए, और ऐसे सेंटर्स में जिनको हमने इनोवेशन सेंटर्स के नाम से पुकारा, जिनको हमने रिसर्च पार्क के नाम से पुकारा, वहां जाकर आप अपना योगदान, उसके लिए आपको उसका स्टूडेंट बनना जरूरी नहीं है, आप किसी भी इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट हो सकते हैं। आपके पास एक आई कार्ड होगा, जब आप देश के नागरिक तो है ही है, आपके पास देश का आइडेंटिटी तो है ही है, आप अपना प्रपोजल वहां पे जमा करा सकते हैं। उसका मूल्यांकन करने के बाद आपको बताया जाएगा कि इसमें आपको हम क्या क्या आगे सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं। वो धनराशि भी हो सकती है, वो आपको छोटा सा बेंचमार्क भी हमें चाहिए होगा कि जहां पे आप वर्क कर सकते हैं, काम कर सकते हैं ड्यूरिंग योर विंटर ब्रेक, ड्यूरिंग योर समर ब्रेक, और कल वहीं से आप एक अच्छे साइंटिस्ट, एक अच्छे शिक्षक और एक अच्छे इंजीनियर बन के बाहर निकल सकते हैं। ये हमने ऑलरेडी जोड़ा हुआ है। जी, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम अनिका है और मेरा सवाल ये है कि हम इसमें किस तरह अलग अलग इंस्टीट्यूशंस का सपोर्ट ले सकते हैं। जी हाँ, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, AICTE की तरफ से जितने भी इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड हैं, जो कि 10,500 के लगभग हैं, इंक्लूडिंग मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशंस, सब में एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल
मैंडेट कर दिया गया है कि हर इंस्टीट्यूशन में एक एंटरप्रेन्योरशिप सेल रहेगा। उस सेल में विद्यार्थी किसी भी समय अपने हॉस्टल से, अपने क्लासरूम से वहां जाकर अपने विचारों को टाइप करके और मूल रूप देके अपनी फैकल्टी को सबमिट कर सकता है, ताकि वो फैकल्टी आगे रिसर्च पार्क में अप्लाई करवाएगा आपके थ्रू। और एक सबसे बड़ी बात इसमें क्या है, स्टूडेंट विल बी ऑलवेज द फर्स्ट एप्लीकेंट। नहीं तो पहले बच्चों के मन में क्या रहता था, मेरा ख्याल है, मेरा संवाद है, मेरी सोच है, कोई दूसरा ना छीन ले। अब वो नहीं है। The moment anything comes in your mind, before going to that center at home, going to this site, you can register yourself. Once you got registered with that idea or topic, that is your copyright. And nobody is going to take it. रोल डिफाइन हो गया कि बाकी सब फैसिलिटेटर्स हैं। Exactly. दूल्हा आप ही हैं, बाकी सारे के सारे बाराती हैं। अगला सवाल। नमस्कार सर, मैं अतुल जोशी हूँ। मेरा आपसे प्रश्न है कि क्या एंटरप्रेन्योरशिप की फॉर्मल ट्रेनिंग ली जा सकती है? जी, लोग कहते हैं कि बिजनेस इज इन ब्लड। बिजनेस इन ब्लड। देखिए, ये जो शब्द है जी एंटरप्रेन्योरशिप, ये कभी किसी किताब से, कभी किसी पढ़ाई से नहीं सीखा जाता। क्योंकि जब से हम पैदा हुए, खास करके भारतीय, क्योंकि मैं एक बड़ी सरल सी उदाहरण दूं, भारत में क्या कहते हैं, जुगाड़ टेक्नोलॉजी। ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी क्या है? बेसिकली आपके अंदर का वो कीड़ा, सिर्फ उस कीड़े को, एंटरप्रेन्योरशिप के उस कीड़े को बड़ा करना है, उसको मूल रूप देना है। वो किसी भी क्षेत्र में आप देखिए, आप में से कभी कोई उठता है, कर रहा है इंजीनियरिंग है, लेकिन कितना अच्छा गाना सुना देता है क्लास में। आप में से कोई उठता है, कितनी अच्छी पेंटिंग कर देता है, डिजाइनिंग कर देता है। इसका मतलब आपके अंदर एक ना एक हुनर, एक ना एक टैलेंट भगवान ने भेजा ही भेजा है। और ये मानना पड़ेगा कि हमारी जो 5 करंट्स हैं, जिसको हम बायो करंट्स कहते हैं, उनमें कुछ ना कुछ बह रहा है। वो क्या बह रहा है? एक रुचि, एक लगन, एक सोच। उस सोच को दिशा देने को ही हमने स्टार्टअप इंडिया का नाम दिया है। यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप की स्टार्टअप तो नहीं सिखाई जा सकती, लेकिन जब आपका वो स्टार्टअप से शुरू कर देते हैं, उसको एक ढांचे में डालने के लिए हमने एमबीए प्रोग्राम्स बना दिए, उसको ढांचे में डालने के लिए हमने कई इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स बना दिए, ताकि कल आप उसको एक ढांचे में डाल के उसको फाइनल शेप देके उसको एक इंडस्ट्रियल प्लेटफॉर्म पे लेके जा सके। तो उसके लिए हमें शिक्षा जरूर चाहिए, उसके लिए हमें ट्रेनिंग जरूर चाहिए, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप शुरुआत होती है आपकी सोच से, आपके सपने से, आपके घर से। जी, अगला सवाल। नमस्कार सर, मेरा नाम अभिषेक है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मेक इन इंडिया का किन किन सेक्टरों में फोकस रहेगा? बिल्कुल सही कहा आपने। आप सब ये भली बात जाते हैं कि हिंदुस्तान इस टाइम किस तरह से प्रगति की ओर बढ़ रहा है। आप किसी चीज को, चलिए मैं एविएशन सिस्टम को उठा लेता हूं। आज से 10 साल पहले देखिए तो कितनी एयरलाइंस होती थी, और आज आप देख रहे हैं इतनी ज्यादा एयरलाइंस हैं, और हर छोटे शहर में भी अब आपको एयरपोर्ट दिखना नजर आ गया है। बायोकेमिस्ट्री की बात करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं, फार्मास्यूटिक्स की बात करते हैं। आपको पता होगा हिंदुस्तान दूसरे पायदान पे आ गया है। सबसे ज्यादा जेनरिक मेडिसिन की जो प्रोडक्शन होती है वो हिंदुस्तान में 2nd नंबर पे होती है। तो ये सारी प्रगति क्षेत्र, हम किसी एक क्षेत्र में नहीं, अगर हम सोचे कि सिर्फ हम आईटी में आगे बढ़ रहे हैं, ये कहना गलत होगा। हम सिर्फ आईटी में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम माइनिंग में भी आगे बढ़ रहे हैं। डिफेंस के इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए मोदी जी ने ऑलरेडी इन्विटेशंस दे दिया है, और कई देशों ने हमारे साथ एमओयू साइन भी कर लिए हैं, और उसमें हम बहुत जल्दी बहुत आगे बढ़ने जा रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी की मैंने ऑलरेडी आपको बात की है, कितने सोलर पैनल्स और विंड मिल्स के लिए हम तीसरे पायदान पे पहुंच चुके हैं। इस टाइम 5 में से तीसरे पायदान में हम 4 सालों में पहुंच गए। इतनी ज्यादा हमारी जो है विंड मिल्स की यहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है। तो इस तरह से मिला के इंजीनियरिंग का शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र, चाहे वो लेदर टेक्नोलॉजी है, चाहे वो टेक्सटाइल्स टेक्नोलॉजी है, शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो कुल मिला के ये एक कॉम्बो पैक बन गया। यानी कि आप किसी भी सेक्टर में सोचें, विचार बनाएं, उसी में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ हमारे पास 1 मिनट शेष है। चलते चलते आपसे निवेदन करेंगे कि भारत के जो नए भारत के निर्माण करने में जो युवा वर्ग को भूमिका निभानी है, उसके लिए वो अपने आप को किस तरह से तैयार करे। मोदी जी का एक और प्रोजेक्ट बहुत जल्द आने वाला है, जिसका नाम है स्वयं। उसका आप भली भांति अर्थ समझते हैं, स्वयं इस खुद से। यानी कि कहना यही है, आप अपने अंदर के सपने को मत मरने दीजिए, अंदर के युवापन को कभी मत मरने दीजिए। वो ख्याल ही आपके देश के लिए निर्माण बनेंगे और देश का सबसे युवा निर्माण करेंगे। यही मैं कहना चाहूंगा, स्वयं से करें, जो कुछ करें स्वयं से करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर मन्ना, आपने इतनी विस्तृत जानकारी इस प्रोग्राम के जरिए हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आपने कहा कि स्वयं के बारे में सदैव सोचते रहें, स्वयं के ऊपर लगातार काम करें, अपनी अंदर जो भी स्ट्रांग पॉइंट्स हैं उनको जानें, अपने जो ग्रे एरियाज हैं, वीक पॉइंट्स हैं उनको जानें,
उनको ओवरकम करें और निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहें। ये मत सोचें कि आपके अकेले करने से क्या होगा। बूंद बूंद से, जैसा आपने शुरुआत में कहा था, बूंद बूंद से सागर बनता है। हम हर एक इंडिविजुअल जब अपने एफर्ट्स, पूरे एफर्ट्स लगाएगा, तब विकसित और उन्नत भारत का निर्माण होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का धन्यवाद कहते हुए विदा लेते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।